चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाष्पीकरण की दर। वाष्पीकरण की दर भी समुद्री जल की लवणता को प्रभावित करती है। यानी जो हमारे जल कण होते हैं जिनमें वाष्प की मात्रा, जो वाष्प कण होते हैं, एक मिनट, उनमें भी लवणता होती है। अधिक वाष्पीकरण से लवणों की प्रतिशत प्रति बढ़ जाती है। यानी ज्यादा वाष्पीकरण होंगे तो समुद्र का जल भी ज्यादा खारी होगा। यही कारण है कि उष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनके पास जो भी समुद्र है वहां लवणता अधिक है। कहना क्या चाह रहा है राइटर कि समुद्र जल जो वाष्पीकरण की दर है, जो जल वाष्प होते हैं उसकी दर भी लवणता को, जो समुद्र में खारा पानी होता है उसको प्रभावित करती है। अधिक वाष्पीकरण से लवण की मात्रा बढ़ जाती है। यानी जिस एरिया में वाष्पीकरण ज्यादा होंगे वहां समुद्र का पानी खारा होगा। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो उष्ण मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं उनके पास जो भी समुद्र है उनमें लवणता बाकी समुद्रों की बजाय ज्यादा होगी। वाष्पीकरण के साथ साथ कौन सी और दूसरी चीज इफेक्ट करती है लवण को? महासागरीय धाराएं। एक करते हैं वाष्पीकरण, दूसरा महासागरीय धाराएं। लवणों को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है, यानी किस किस के कारण पानी खारा होता है? पहले हमने बताया समुद्र का पानी खारा होता है किस किस वजह से, अब उसका रीजन बता रहे हैं। तो देखिए समुद्रों में लवणता ज्यादा किस कारण से होती है? महासागरीय धाराओं के कारण भी। ध्रुवीय क्षेत्रों से अलवण जल, यानी ध्रुवीय क्षेत्रों से ऐसा जल जिसमें लवण नहीं है, समुद्री धाराओं तथा समुद्र में जो धाराएं होती है उनके द्वारा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की ओर लाया जाता है। तो भूमध्य रेखा के पास स्थित खारा जल ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर वितरित हो जाता है, यानी इधर उधर फैल जाता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। ध्रुवीय क्षेत्रों से यानी जो ध्रुव है वहां से जब अलवणीय जल समुद्री धाराओं के साथ भूमध्य रेखा की ओर लाया जाता है, यानी ध्रुव क्षेत्रों से जब भूमध्य रेखा की तरफ पानी आएगा तो वहां पर जो खारा जल है वो ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चारों तरफ फैल जाता है, यानी पानी इधर से उधर गतिमान रहता है। कर्क रेखा व मकर रेखा के पास स्थित समुद्रों और सागरों में लवणता की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। कहां कहां पर? कर्क रेखा और मकर रेखा के पास। हेलो, हाँ जी सचिन, सचिन कहाँ ध्यान है आपका? ध्यान कहाँ है आपका? कर्क रेखा व मकर रेखा के पास जो भी समुद्र है या सागर है उनमें लवणता की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में नदियों की संख्या व वर्षा की मात्रा कम है। कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास कम नदियां बहती हैं और उन नदियों में वर्षा का पानी भी कम आता है, किंतु वहां का तापमान उच्च है, इस कारण वहां पर वाष्पीकरण ज्यादा है। कहने का तात्पर्य क्या है? वाष्पीकरण उच्च तापमान से बनता है और स्वच्छ जल की आपूर्ति वहां पर नहीं हो पाती। कहां पर? कर्क रेखा और मकर रेखा के पास। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि इन क्षेत्रों में जो कर्क रेखा और मकर रेखा वहां पर नदियां कम है, वर्षा भी कम आती है, इस कारण वहां का तापमान उच्च है, जिसके कारण वहां वाष्पन दर ज्यादा होती है और स्वच्छ जल जो साफ पानी है वो कम मिलता है। इससे लवण की मात्रा बढ़ जाती है। जब साफ पानी कम होगा, नदियां नहीं होंगी, पानी वर्षा का भी नहीं होगा तो नमक की मात्रा बढ़ जाएगी। भूमध्य रेखा के पास यद्यपि वाष्पीकरण अधिक होता है, कहा जाता है कि भूमध्य रेखा के पास वाष्पीकरण की दर ज्यादा होती है, फिर भी अधिक वर्षा होने के कारण अनेक नदियां अधिक मात्रा में स्वच्छ जल की आपूर्ति करती हैं। भूमध्य रेखा के पास देखो तीन रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। जो कर्क रेखा और मकर रेखा है यहाँ पर लवणीय जल मिलता है। क्यों? क्योंकि इसके आसपास
नदियां कम है और इन क्षेत्रों के आसपास, और वर्षा जो भी नदियां हैं वो उसमें वर्षा का पानी शामिल कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान उच्च होता है, वाष्पीकरण की दर ज्यादा होती है, इसलिए इन दोनों क्षेत्रों के आसपास यहाँ पर लवणीय पानी मिलेगा। भूमध्य रेखा, हालांकि यहाँ पर भी वाष्पन की दर ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर जो नदियां हैं वो बहुत मात्रा में है, जिसके कारण मैंने आपको कल बताया था कि नदियां जब भी समुद्र में गिरती हैं तो जिस समुद्र में गिरेगी वहां का पानी कम लवणीय होगा, कम नमकीन होगा, कम खारा होगा। क्यों? क्योंकि नदियों का पानी हमेशा साफ, स्वच्छ और मीठा होता है। ये पहाड़ों से आती है, कभी हिम के रूप में, कभी ये नदी के रूप में और कभी वर्षा के रूप में। तो ये बारिश करती है तो वहां पर जो पानी होगा वो साफ सुथरा पानी होगा। जो भूमध्य रेखा है इसके आसपास अधिक वर्षा होती है, जिसके कारण नदियों में पानी किसका होता है? वर्षा का। वर्षा का पानी होने से वहां पर पानी वो कैसा, सबसे जो प्योर जल माना जाता है ना, वो वर्षा का ही जल माना जाता है। उससे जल की जो आपूर्ति होती है वो साफ पानी होता है, मीठा पानी होता है, जिससे भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में लवण की जो मात्रा है वो कम होती है। भूमि द्वारा आंशिक रूप से, आगे पढ़िए, आंशिक का मतलब होता है कम। भूमि द्वारा आंशिक रूप से घिरे हुए समुद्र जैसे कि भूमध्य सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी में लवणता ज्यादा है। मृत सागर में लवणता सबसे अधिक है। आपकी एक्सरसाइज में आए हुए कि सबसे ज्यादा, सर्वाधिक लवणता कौन से सागर में, तो आपको लिखना है मृत सागर। कौन कौन से सागर में ज्यादा है? भूमध्य सागर में, लाल सागर में, फारस की खाड़ी में लवणता और सागरों के अपेक्षा, तुलनात्मक कह रहा है ना, तो अगर और सागरों की तुलना की जाए तो यहाँ पर लवणीय मात्रा ज्यादा है। उसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, महासागरीय जल का परिसंचरण या इससे उत्पन्न गतियां। महासागर का जल परिसंचरण का मतलब होता है जल का इधर उधर घूमते रहे, एक जगह पर जल कभी नहीं रुकता, उसको जिधर दिशा मिलेगी वो उधर बहता रहता है, परिसंचरण उसी को ही कहते हैं। महासागर का जल कभी भी स्थिर नहीं रहता, यानी वो कभी भी एक जगह पर नहीं रुका हुआ रहता है। अनेक कारणों से इसमें गतियां होती है, कई कारण होते हैं जिसके कारण महासागर का जल है वो जो गतिमान रहता है, हलचल होती रहती है उसमें। और महासागरीय जल में 3 तरीकों से गतियां उत्पन्न होती है। 3 मुख्य कारण कौन कौन से बताए गए? पहला, तरंग, महासागरीय जल का संचरण। दूसरा टॉपिक आज का है आपका महासागरीय जल का संचरण। रफ कॉपी में नोट कीजिए बेटा आप भी, ठीक है। और इसमें 3 तरह से गतियां होती हैं जब ये संचरण करता है। 3 प्रकार की गतियों पे कि पानी हलचल करता है तो क्या कारण है जिसकी वजह से करता है। सबसे पहले इसने कहा है तरंगों के द्वारा, ठीक है। तरंगे, समुद्री जल में ऊपर नीचे गति उत्पन्न होने से तरंगों, तरंगे कहते किसको है? पहले सबसे पहले ही जान लो। जो समुद्र का पानी है जब वो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, एकदम तरंग के रूप में ऊपर उठता है फिर नीचे आता है, उसे हम क्या कहेंगे? तरंगे। लहरों का ऊपर उठना और नीचे आना। इसमें कभी भी जल अपने स्थान को नहीं छोड़ता, वो पानी वही रहता है, थोड़ी थोड़ी लहरें ऊपर उठती रहेंगी नीचे गिरती रहेंगी, तो तरंगे जैसे कंपन सा होता है, ऐसे तरंगे होती हैं। समुद्र की सतह पर जल क्रमशः ऊपर की ओर उठता है और नीचे गिरता है। कभी भी पानी को आप देख लेना, लहरें जब उठती हैं, कभी आपने देखा समुद्र में काफी लंबी लंबी लहरें उछाल मारती है, काफी भयंकर आवाजें करती हैं, तो वो जब ऊपर उठती है तो ऐसे आवाज आती है बहुत तेज चट्टानों में, क्योंकि पानी की उठता है नीचे गिरता है तो चट्टानों के साथ तो टकराता है, जिसकी वजह से वहां पर आवाजें होती हैं। और पानी हमेशा ऊपर गिरेगा नीचे आएगा, ऊपर गिरेगा नीचे आएगा, ये प्रक्रिया चलती रहती है, गति बनी रहती है उनकी। तरंगों के निर्माण में पवनों का योगदान होता है। जो पवनें हैं वो तरंगों को बनाती है। कैसे? तरंगों का आकार में बल पवन की गति और चलने की अवधि पर निर्भर करता है। जो तरंगे हैं कितनी गहरी उठेंगी, कितनी ऊपर तक जाएंगी, कितनी नीचे आएंगी, ये सब किस पर डिपेंड करता है? पवन पर, हवा पर, पवन की गति पर, और पवन किस स्पीड से चलती है उस पर।
पवनों के प्रभाव से सतह का जल काफी ऊंचाई तक उठता है। जब पवनों का प्रभाव ज्यादा होगा तो पानी काफी ऊपर तक उठेगा। और जब गुरुत्वाकर्षण, पानी का नीचे आना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। आप ध्यान रखना एक्सरसाइज में भी है कि पानी जब नीचे आता है, ऊपर मतलब ज्वार ऊपर उठने को कहते हैं, और नीचे जो उतरता है उसको हम क्या कहेंगे, भाटा। तो जब पानी नीचे गिरता है तो किसी कारण से गिरता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। तरंग की उच्चतम स्थिति को तरंग श्रृंग व निम्नतम स्थिति को तरंग ग्रत कहा जाता है। यानी मान लो ये सागर है, ठीक है, बड़े बड़े होते हैं सागर, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। इसमें मान लो ये तरंग उठी ऐसे ऐसे, तो ये जो ऊपर की तरफ उठी है इसको क्या कहें हम, तरंग श्रृंग, यानी ये ऊपर उठने वाली, नाम दोनों का तरंग है, ये तरंग श्रृंग, यानी जो ऊपर उठी चाहे कोई हो, वो ये हो सकती है, ये हो सकती है, और जो नीचे की तरफ आएगी वो क्या कहलाएगी, तरंगगर। ये क्या है, तरंगगर, क्योंकि इसमें गड्ढा सा बना हुआ दिख रहा है आपको, देखिए जो गड्ढा सा दिखाई देगा, गर्त का मतलब होता है नीचे गड्ढा सा बन रहा है, गड्ढा सा बन रहा है, ये तरंग गर्त है, और जो ऊपर उठेगा वो तरंग श्रृंग है। ये ध्यान रखना आपको। पवनों के प्रभाव से सतह का जल काफी ऊंचाई तक उठता है और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे गिरता है। जब नीचे गिरेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल से गिरेगा। तरंग की जो उच्चतम सबसे ऊंचा उठने वाली स्थिति है वो कौन सी है, तरंग श्रृंग। और जो नीचे गिरता है उसको क्या कहेंगे हम, तरंग ग्रंथ। तरंगे जल के ऊपरी तल तक ही सीमित रहती हैं। तरंगे हमेशा जो ऊपर चट्टानों का जो ऊपर लेयर होती है जहां पानी शुरू होता है वहीं तक सीमित रहती है। इनका गहरे जल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इनका सतह पर प्रभाव पड़ता है। तूफानी पवनों से बनने वाली तरंगों और चक्रवात के कारण जनधन की बहुत हानि होती है। जब इन सतहों पे, इन चट्टानों में जब अंदर हलचल होती है, चाहे वो तूफान आए, सुनामी आए, भूकंप आए, कुछ भी हो, जब चट्टानों में कोई गति ज्यादा स्पीड से उत्पन्न होगी तो ये पानी भी उतनी ही तरंग के साथ उछाल मारेगा, उतनी ही तेजी से लहरें चलनी शुरू होगी। आपने कभी समुद्र में फिल्म वगैरह में या किसी सीरियल में देखा हो, जब दिखाते हैं तो पानी अंदर, जब कभी न्यूज में देखा हो, जैसे आजकल ये उड़ीसा में 3-4 दिनों से तूफान आया हुआ है जिसका प्रभाव हमारे यहाँ भी आ रहा है। ये जो बारिश आ रही है बिना मौसम की, ये किस वजह से आ रही है, वहां के उससे, उड़ीसा के तूफान से। जब जहां पर समुद्र है और समुद्रों की चट्टानों में जब कोई हलचल होती है तो उसकी वजह से तूफान आते हैं, जिसे हम सुनामी कह सकते हैं, भूकंप कह सकते हैं। ये ज्वालामुखी आदि क्रियाएं भी महासागर में होती हैं और ये ही तरंगों का निर्माण करती हैं। जब ये ज्यादा मात्रा में होंगी तरंगे बहुत तेजी से उठेंगी, जब ये कम मात्रा में होंगी तो तब लहरें सामान्य रहेंगी, कम होगी तो ठीक ठाक होगी, तो लहरों की जो उछाल है वो ज्यादा नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने पढ़ा तरंगों के बारे में। ऊपर उठने वाली तरंगे कौन सी होती है, तरंग श्रृंग, श्रृंग यानी ऊंचे उठने वाली तरंगे, और जो गर्त है वो उसको कहेंगे तरंग ग्रंथ। आज वो भी कहाँ गया, मयंक आया था भी चला गया, क्या बात है कि मयंक, सचिन भाग गया, तो सचिन गया है, तो बेटा बाकी बच्चों तक मैसेज नहीं मिला, आपकी हुई किसी से फोन पे बात, क्या कहता है, इतना काम कैसे उतारा करते हैं, उसको कह दे पेनल्टी लगेगी। हाँ, ये जो बच्चे आ नहीं रहे ना, रोज दिख रहे हैं अटेंडेंस की, बेटा एक अटेंडेंस का कॉलम होता है आपका अपने इसमें, आप उसको क्लिक कीजिए, आपकी अटेंडेंस हो जाएगी, फिर जो बच्चे नहीं आ रहे उनसे पूछा जाएगा। आप अटेंडेंस को क्लिक कर दो। इतना समझ आ गया आपको, वाष्पीकरण के दर के कारण नमकीन होता पानी, और तरंगे किस टाइप से ऊपर उठती है, किस टाइप से नीचे आती है, किस बल के कारण पृथ्वी पर ये वापस आती है। नहीं तो तरंगे है ऊपर उठ गई तो ऊपर ही उठी क्यों नहीं रह जाती, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जमीन पर आकर गिरती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल अपनी तरफ किसी भी चीज को खींचता है। चंद्रमा की द्वारा भी लगता है, पृथ्वी के द्वारा भी लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा सागर में जो पृथ्वी है उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगता है। नेक्स्ट,
धाराएं, यह महासागरीय जल की एक दूसरी गति है। पहली बताई तरंगे, दूसरी धाराएं, जिसमें जल की धाराएं महासागर के पृष्ठ पर या अधोपृष्ठ पर नियमित रूप से निरंतर और निश्चित दिशा में प्रवाह करती हैं। तरंगे तो ऊपर नीचे आती हैं और धाराएं ऐसे सीधे निश्चित दिशा में बहती है। जैसे कि सागर आगे बढ़ रहा है तो वो उसी दिशा में जाएंगी, उल्टी नहीं आएंगी। पानी जिधर बढ़ता है, जहां तक सागर का विस्तार है वहां तक वो धाराएं बहेंगी। आपको इतना ध्यान रखना है कि तरंगे कहते हैं पानी के ऊपर नीचे उतरने को और धाराएं कहते हैं एक निश्चित दिशा में बहने वाले पानी की गति को। ये स्थायी पवनों के प्रभाव क्षेत्रों से उत्पन्न होती हैं। वो किससे होती थी? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से तरंगे, और ये पृथ्वी के स्थायी पवनों के प्रभाव से, जो पवने स्थायी एक निश्चित दिशा में बहती हैं। पवनों की होती दोनों पवनों के कारण है। पवनों की दिशा में ये धाराएं निरंतर आगे बढ़ती हैं। जिधर पवनें चलेंगी उस दिशा में ये धाराएं आगे बढ़ती जाएंगी। धाराओं की उत्पत्ति के लिए पवनों के अतिरिक्त पृथ्वी का घूर्णन, ये धाराएं जब उत्पन्न होती हैं आगे की तरफ पानी को लेकर जाती हैं, तो इसके लिए क्या क्या चीजें होती हैं? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी की में जो घूर्णन गति होती है उसके कारण पानी एक निश्चित दिशा में बहता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, वर्षा के कारण, वाष्पीकरण के कारण, दाब प्रवणता के कारण, तापांतर के कारण, ताप में जो अंतर होता है कभी गर्म कभी ठंडा, लवणता के कारण, ये सारी चीजें जो क्या है धाराओं के लिए उत्तरदायी है। ये धाराओं को आगे की तरफ धकेलने में मदद करती है। धाराओं के कारण, आ गई ना वही लाइन जो मैं बताती, धाराओं के कारण महासागरीय जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिसंचरण होता है। यानी समुद्रों का जो पानी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाता है। ये धाराएं हैं जो पानी को अपने साथ धकेल कर ले जाती है। तो पानी एक ही जगह घूमता रहेगा, वहीं वहीं गति करता रहेगा, वहीं ऊपर उछलेगा नीचे रहेगा, नहीं। ये धाराएं जो है ये पानी को गति संचरण करने में मदद करती है, परिसंचरण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी को पहुंच जाने में। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि डेली एक दो बच्चे आ रहे हैं, उससे आपका सिलेबस में बहुत ज्यादा लंबे मतलब एकदम से नहीं खिंचा सकती हूँ। जब सब हो, क्या मतलब? दाब प्रवणता, यानी दाब जो लगता है, उच्च दाब, निम्न दाब, मध्य दाब, हवाएं जब अपने साथ नमी लेकर ऊपर की तरफ जाती हैं, उन हवा वो दबाव के कारण कहां पर वर्षा करती हैं, समुद्रों में किस तरह से फिर वर्षा का पानी आता है। दाब प्रवणता यानी दबाव पड़ने की गति। बस इतना ही पढ़ेंगे आज के लिए। इससे संबंधित कौन कौन सी एक्सरसाइज हुई है, एक्सरसाइज एक साथ ही कराऊंगी सारी। क्वेश्चन कल कराऊंगी, आपके सारे छोटे क्वेश्चन यहाँ तक लगता है मुझे आ चुके हैं। 1 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन है ना वो कल करा दूंगी आपको। 2 पेज और रह गए हैं, एक डेढ़ पेज में पढ़ा रही, ज्यादा जल्दी नहीं कर रही हूँ। धाराएं भी 2 प्रकार की होती हैं, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। कल पढ़ेंगे हम इसके बारे में। विशेष संदर्भ, ये क्या कह रहा है, 26 दिसंबर 2004 को एक विशेष बात बता रहा है कि सुनामी लहरें प्राय समुद्र की तली पर, सुनामी होता है जो तूफान लाते हैं, अभी आ रहा है ना ताउंतो तूफान उड़ीसा में आया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है। इसी तरह से 2006 दिसंबर में एक सुनामी आया था। सुनामी किसे कहते हैं? जो सागर होता है, समुद्र होता है, उसके नीचे तलहटी होती है, जमीन पे ही तो सागर होता है, जो उस जमीन का थल होता है, चट्टाने होते हैं, वहां पर कंपन होने से, उन चट्टानों में उन सतहों पर जब कंपन होगी या भूकंप आएगा या ज्वालामुखी क्रिया होगी तो नीचे भूस्खलन होता है, उसके कारण ये सारी क्रियाएं होती है। तो ये कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण पूर्वी एशिया के 11 देशों में सुनामी आया था और बहुत भयंकर महाविनाश लेकर साथ आया था। इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठने लग गई थी, इतनी ऊंची ऊंची कि वो अपने साथ एक विनाश लीला लेकर आई, लाखों लोग मारे गए थे। कई देशों को इसका सामना करना पड़ा था। 1,50,000 से भी 1.5 लाख के लगभग लोग मारे गए थे। जो सरकारी आंकड़े हैं, अकेले भारत में इस सुनामी के कारण 10,136 लोग मारे गए थे। ये सुनामी हमेशा समुद्र में ही आता है, समुद्र के अंदर जो हलचल होती है उसकी वजह से आता है। लहरें अपना विशाल प्रचंड रूप ले लेती है, काफी ऊंची ऊंची
लहरें होती है, फिर जो आसपास के घर होते हैं, जो बस्तियां होती है, ये अपनी उससे तटों से भी बाहर बहने लगती है, सबको चपेट में ले लेती है। पहले ही पता लग जाता है, लोगों से घर खाली करा लिए जाते हैं, फिर भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग बेघर हो गए। सुनामी लहरें 26 दिसंबर 2004 को सुमात्रा के इंडोनेशिया द्वीप के निकट शुरू हुई थी। सबसे पहले सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया में, वहां पर स्थित हुई थी। इनके कारण भारत सहित अनेक देश जो समुद्र तट के आसपास थे, वहां पर काफी तबाही मची। ये लहरें हिंद महासागर की तलहटी से उठी भूकंप के कारण, और इसका जो भूकंप की पैमाना नापा गया ना, कितनी भारी स्केल पर आया, तो 9.0 पर मापा गया था इस रिक्टर स्केल पे। इतना भारी सुनामी थी। यानी कहने का मतलब ये कि जो भी नीचे भूकंप आते हैं, सुनामी जैसी प्रक्रिया होती है, ज्वालामुखी जैसी क्रिया होती है, ये सब चट्टानों में होती है। चट्टानें दो तरह की होती है, एक तो हमें दिखाई देती है सामने, जैसे बड़े बड़े पहाड़, हिमालय पर्वत है, और कुछ ऐसे जो पृथ्वी के नीचे भी है। पृथ्वी के नीचे जो समुद्र है, समुद्र के नीचे, पानी के नीचे जो है वो सारी चट्टान, तो वहां पर भी तरंगे उत्पन्न होती है, धाराएं आती है, तूफान आते हैं, जिसके कारण जब हमारे देखो पृथ्वी पर कभी भी भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, तो चट्टानों में होती है, तो पृथ्वी पे कभी कभी तो आते नहीं है। अभी कल परसों भी भूकंप आया लद्दाख में, समुद्र में आ रहा उड़ीसा में था, तो उसी की वजह से यह सारा ये रिजल्ट हो रहा है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो हमें, जिसका प्रभाव धरती पर भी पड़ता है, चाहे वो चट्टानी एरिया में हो, चाहे वो समुद्री एरिया में। समुद्र में होगा तो तबाही आएगी पानी के द्वारा, काफी मात्रा में पानी बह जाता है, लोगों को बाहर ले जाएगा, घर, दुकान, गाड़ियां, जो उनकी प्रॉपर्टी होती है। लोग बेचारे बाढ़ से इतने चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, इतने बेघर हो जाते हैं। जब भी आता है तूफान समुद्रों में, भारी तबाही लेके आता है। और समुद्री एरिया के आसपास ये घटनाएं आम हो गई हैं, ये आती रहती हैं। हालांकि चेतावनी दे दी जाती है पहले गवर्नमेंट की तरफ से, खाली करा लिए जाते हैं मकान, फिर भी नहीं पता कितने एरिया प्रभावित हो सकता है। वहां पर नेटवर्क का, संचार का सब ठप हो जाता है, ना कोई किसी से बात कर पाता है, बहुत भारी पैमाने पर क्षति होती है। जब हमारे यहाँ जो पहाड़ी एरिया है, वहां पर चट्टानें खिसकना शुरू हो जाती हैं, चट्टानों में तोड़फोड़ होती है, नदियां पूरे वेग से बहना शुरू हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि कभी भी ये इस तरह की क्रियाएं जो होती है, ये नुकसानदायक होती है। अचानक जमीन का फटना, ज्वालामुखी का आना, भूस्खलन का होना, भूकंप का आना, ये सब क्रियाएं खतरनाक एक सामान्य लेवल पे हो। और समुद्र में जो होता है वो वाष्पी इसके कारण लहरों के द्वारा, तरंगों के द्वारा होता है, और ये ज्वालामुखी जैसी क्रियाओं के कारण होता है। ठीक है, आज हमने यह सुनामी तक मैंने फिर भी पढ़ा दिया, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग था, थोड़ा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने करा दिया। आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है बेटा, अपनी नेक्स्ट क्लास की तैयारी करो, आप एक ही हो। हाँ, बाकी मैं इससे जो भी ये शायद आपका लेसन कल परसों तक पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं आपके सारे क्वेश्चन आंसर जो भी आपकी एक्सरसाइज बनती है वो करवा दूंगा। थोड़ा स्लो स्लो ही चलेंगे ताकि आपको समझ आता है। ठीक है, क्लास में टाइम से आया करो बेटा। ओके मयंक, हाँ जी, कल वाले क्वेश्चन उतार ले बेटा। सीरियस नहीं ले रहे बच्चे, आया था सचिन वो चला गया, कोई आता ही नहीं है, तो ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती बेटा। ठीक है बेटा, चलो कुछ पूछना है आज वाले टॉपिक में तो बताओ। कल वाले के क्वेश्चन सारे उतार लिए थे आपने? हेलो, कोई भी बच्चा नहीं है। ठीक है, भैया आप ही हो। अभी मैं बैठा था, अभी ऑफ कर दो क्लास। कर दे, उसमें कह दो 100 बार तक पढ़ा दिया था, बच्चा एक ही था।